हाँ तो बच्चों, चैप्टर 6 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। क्या कहता है EMI? ठीक, अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड चेंज करके करंट इंड्यूस करना है तो हम क्या मेथड्स यूज कर सकते हैं? ठीक है, जैसे लाइट से सारी चीजें चलती हैं, इलेक्ट्रिसिटी से। इलेक्ट्रिसिटी बनाई कैसे जाती है ये इस चैप्टर में समझाया जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहली चीज, आई होप आपको फ्लक्स याद हो। ठीक, फ्लक्स ये होगा हमारे पास। अगर कांस्टेंट चीजों से डील कर रहे हैं तो आई होप आपको पता होगा फ्लक्स ये होगा बी डॉट ए, या क्लोज इंटीग्रल। हम गॉसेस लॉ नहीं लगा रहे, तो जस्ट बी डॉट ए, इससे काम चलाएंगे। अब EMI में सबसे पहले आता है फेराडेज लॉ या फेराडेज फर्स्ट लॉ। तो क्या कहता है फेराडे का फर्स्ट लॉ? ठीक, एज लॉन्ग एज देयर इज वेरिएंग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लिंक्ड थ्रू अ सरफेस, EMF इज इंड्यूस्ड। जब तक किसी सरफेस से नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज करती रहेंगी तब तक वहां क्या होगा, EMF इंड्यूस होता रहेगा। तो देखो, जैसे सबको सोलेनॉइड का लेट जैसे आइडिया है, ये हमारे पास एक सोलेनॉइड है। सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू एनीवन? म्यू नॉट Ni ये होती है। ये मैग्नेटिक फील्ड मिडल रीजन में क्लोज रहती है। व्हाट इफ अगर मैं तुमसे पूछूं कि बताओ मैग्नेटिक फील्ड कैसी शेप में है, तो तुम क्या कहोगे? मैग्नेटिक फील्ड इज एनक्लोज्ड इन अ सिलिंड्रिकल रीजन। सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड सिलिंड्रिकल रीजन में होती है। ठीक, अब तुम यहां से देख रहे हो मैग्नेटिक फील्ड कैसी दिखाई देगी, है ना? सर्कुलर। तो यहां से देखोगे तो तुम्हें यहां से क्या दिखाई देगा कि एक सर्कल है और उस सर्कल के अंदर ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अब देखो, ये एक सर्कल है, इसके अंदर ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन है। इस सर्कल का एरिया A0। अब मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे ये एक एरिया ले लिया A1 और ये एक एरिया ले लिया A2। ठीक, तो बताइए फ्लक्स थ्रू द फर्स्ट सरफेस कितना होगा? मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर भी है, फर्स्ट सरफेस के अंदर मैग्नेटिक फील्ड, तो आंसर कितना आएगा? मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया। हाँ भाई, सेकंड सरफेस के अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स कितना है? सेकंड सरफेस के अंदर मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया, कितना एरिया लिया जाना चाहिए? A1 A2 A0, जल्दी बताइए। तो बच्चों हमें किससे, और कोई आ रहा है? कोई है? आने वाला आएगा। बाकी सारी क्लासेस स्टार्ट हो गई, मेरी क्लास में डिस्टरबेंस क्यों रहती है? क्या लगता है तुम्हें? सारे क्लास वाले साइड में पढ़ रहे हैं और हम लोग 1 2 3 4 गिन रहे हैं। आइए, हाँ भाई, सेकेंड सरफेस का एरिया कितना है? ये वाला। लेकिन फैराडे का लॉ क्या कहता है? द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लिंक्ड थ्रू द सरफेस। तो कितने सरफेस से फ्लक्स पास हो रहा है? A0 से। तो यहाँ पे हम एरिया A0 वाला लेंगे जिससे फ्लक्स पास हो। तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना। नेक्स्ट, फैराडे का सेकंड लॉ क्या है? द इंड्यूस्ड EMF इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स। लेंजेस लॉ अगर आपने पढ़ा हो प्रॉपरली तो वो यहाँ पे माइनस का साइन दे देता है। ठीक, तो EMF का फॉर्मूला क्या होगा? माइनस d∅dt। ये हमारे पास कुछ फॉर्मूले हैं इस चैप्टर में, थोड़ा ध्यान रख लेना। अब वापस आइए, देखिए आपके पास क्या है? फ्लक्स का फॉर्मूला B डॉट A या फिर BA cos ऑफ थीटा। और मुझे फ्लक्स क्या चाहिए? मुझे फ्लक्स टाइम वेरिएबल चाहिए, स्पेस वेरिएबल नहीं, टाइम वेरिएबल। EMF में हम क्या करते हैं? टाइम के साथ डिफरेंशिएशन करते हैं। तो बताइए किस किस मेथड से हम क्या कर सकते हैं?
फ्लक्स चेंज कर सकते हैं? अप्रोच बताओ। पहला, मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर दो, दूसरा एरिया चेंज कर दो, तीसरा थीटा। सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल है थीटा चेंज करना। तो आओ सबसे पहले हम देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड कैसे वेरी की जा सकती है। मान लो ये तुम्हारे पास एक कॉइल है और यहाँ एक बार मैग्नेट है। बार मैग्नेट को पास लाना शुरू कर दो। तो अगर बार मैग्नेट स्मॉल है तो आई होप आप एग्री कर रहे हो मैग्नेटिक फील्ड डिस्टेंस के साथ चेंज होती रहती है। तो अगर एक बार मैग्नेट को मैं ऐसे ऐसे मूव करूं तो यहाँ पे कैसी मैग्नेटिक फील्ड होगी? टाइम वेरिएबल। ईएमएफ का फॉर्मूला माइनस डी फाई बाई डी टी, एरिया वगैरह थीटा सारी चीजें कांस्टेंट लेके चल रहा हूँ तो अंदर सिर्फ क्या बचेगा? मैग्नेटिक फील्ड। तो पहला मेथड हो गया मैग्नेटिक फील्ड चेंज करते रहो। दूसरा मेथड, एरिया चेंज कर दो। लेट जस्ट से मेरे पास क्या है, ये एक रीजन है और इस रीजन में मैंने एक लूप रख दिया। इस लूप का रेडियस लगातार इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो इसका रेडियस क्या है? आर टी, टाइम वेरिएबल। तो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया। ईएमएफ का फॉर्मूला बताइए, माइनस डी फाई बाई डी टी। मैग्नेटिक फील्ड पाई, ये तो बाहर आ जाएंगे, कांस्टेंट रहेगा। किसका डिफरेंशिएशन बचेगा? आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, 2r पक्का। किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं? टाइम। तो एक टर्म और आएगी डी आर बाई डी टी। तो ये वाले क्वेश्चन भी तुम्हें जेईई मेंस में मिल जाएंगे, नीट में तो नहीं मिलेगा इसका क्वेश्चन। तो इस तरीके से भी हम कर सकते हैं, लेकिन अगेन ये दोनों तरीके वैलिड नहीं है, इन दोनों तरीकों में प्रॉब्लम है। तो अब हम मेन प्रैक्टिकल बात करेंगे विच इज अबाउट एसी एंड डीसी जनरेटर। एसी डीसी जनरेटर कैसे करंट क्रिएट करते हैं? आपने उनमें मैग्नेट लगा दिया तो लगा दिया, मैग्नेट चेंज नहीं कर सकते। जो कॉइल लगा दी उसका एरिया चेंज नहीं कर सकते, नंबर ऑफ टर्न्स चेंज नहीं कर सकते, आप सिर्फ थीटा चेंज कर सकते हैं। बचपन में शायद आपने एसी जनरेटर देखे हो जिनमें पहले हैंडल लगाया जाता था, फिर उन्हें घुमाया जाता था, चक 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 चक, फिर वो चलते थे। आजकल वाले उनमें एक अलग से बैटरी लगी होती है जो सेल्फ स्टार्ट दे देती है, तो आपको ऐसे घुमाना नहीं पड़ता, ठीक। बाकी ये जो गन्ने के जूस वगैरह बेचते हैं इनके पास कई बार मैनुअल होता है, ये स्टार्ट करते हैं पहले। तो होता क्या है, ये क्यों कॉल आ रहे हैं? कौन है ये जो कॉल किए जा रहा है? मेरे पे कॉपीराइट लग गया, इसका ठीक नहीं रहेगा। बीजी इन क्लास हुआ, ओके। आइए वापस। तो आपके पास क्या है? एसी डीसी जनरेटर है, उसकी एक हल्की सी वर्किंग समझते हैं। सबसे पहले आपके पास ये मैग्नेटिक फील्ड हो गई, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट। आपने क्या किया? एक कॉइल रख दी विद मल्टीपल टर्न्स और कॉइल को ऐसे टाई कर दिया कि कॉइल ऐसे घूमेगी, ओके। तो अभी के लिए कॉइल ऐसे पॉइंट कर रही है, ठीक है। तो एक इसकी डायरेक्शन हो गई एरिया वेक्टर की। तो अभी कॉइल ऐसे है, फ्लक्स पास कर रहा है, फिर कॉइल को रोटेट करते रहो, कॉइल ऐसे हो गए, फ्लक्स जीरो हो गया, फिर कॉइल ऐसे हो गए, फ्लक्स इंक्रीज हो गया, फिर कॉइल ऐसे हो गई। तो इसके अंदर लगातार एक कॉइल रोटेट होती रहेगी। कॉइल रोटेट हो रही है तो कभी फ्लक्स मैक्सिमम होगा, कभी फ्लक्स मिनिमम होगा। तो यहाँ पे आई होप आपको पता हो S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, उसकी एनालॉजी। तो जनरेटर वगैरह के अंदर जो कॉइल होती हैं वो कांस्टेंट एंगुलर स्पीड से रोटेट होती हैं स्टेडी स्टेट में। तो ओमेगा यहाँ कांस्टेंट हो गया इसलिए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो गया, तो एंगल की वैल्यू कितनी हुई? ओमेगा टी। फ्लक्स का फॉर्मूला बी ए कॉस थीटा, वैल्यूज रखो। तो फ्लक्स बी ए, नंबर ऑफ टर्न्स भी हो सकते हैं, थीटा की जगह क्या लिखूं? कॉस ओमेगा टी। अब ईएमएफ क्या होती है? माइनस डी फाई बाई डी टी, वैल्यूज पुट करो। तो बी ए एन बाहर रहेगा, कॉस का साइन, ठीक। एक कॉस का माइनस साइन होता है, एक माइनस बाहर है इसलिए यहाँ प्लस आ जाएगा, और अंदर घुसेंगे तो एक ओमेगा भी बाहर आ जाएगा। तो बानु, बी ए एन ओ, ओमेगा, बानु, बानु प्रताप की बहू, कलेक्टर साहिबा, सूर्यवंशम, कोरे कोरे सपने मेरे। क्या कोई दिक्कत है बानु प्रताप से? फादर इश्यूज। आइए वापस। अगर आपने एसी चैप्टर पढ़ा है तो एसी में हम क्या लिखते हैं? वोल्टेज
इज इक्वल टू वी इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, कुछ ऐसे लिखते थे। सो दिस इज कॉल्ड पीक वैल्यू या एम्पलीट्यूड। पीक वैल्यू कितनी है 92 या बी ओमेगा एन ए, जैसे भी याद करो देख लेना, बी ए एन ओमेगा। तो मैक्सिमम ईएमएफ ही होती है। अब एक चीज बताओ बच्चों, इस कंडीशन में थीटा 0 है, यानी फ्लक्स मैक्सिमम पास कर रहा है। जब कॉइल मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, ठीक है, तो फ्लक्स मैक्सिमम है, ईएमएफ क्या होगी, मैक्सिमम मिनिमम? मिनिमम। ध्यान से देखो, फ्लक्स में क्या आ रहा है, कॉस, ईएमएफ में क्या आ रहा है, साइन। कॉस और साइन में फेज डिफरेंस कितना होता है, 90 डिग्रीज। जब दो क्वांटिटीज में 90 डिग्री का फेज डिफरेंस होता है, तो जब एक मैक्सिमा पे होती है दूसरी मिनिमा पे, तो आप देखिए फ्लक्स मैक्सिमम में, ईएमएफ 0 होगा। फ्लक्स मिनिमम है, ईएमएफ मैक्सिमम। क्या हुआ, आने का मूड नहीं था? मेरा तो नहीं था। आज मैंने ऑमलेट बनाया, बनाया तो बनाया, पोस्ट कर दिया, और फिर पोस्ट करते करते मैं बेड पे ही खाने लग गया। खाते खाते मैंने इधर उधर हाथ मार दिया, और उसके ऊपर चाय थी, सारी चाय बेड पे फैल गई। रायता फैलाना मैंने सुना है, चाय मैंने फैला दी। ठीक है, बेडशीट उतारी, बेडशीट उतारने में टाइम लग गया, क्योंकि बेड के ऊपर सारी चीजें मेरी गिरी रहती हैं, लैपटॉप, चार्जर्स, बुक्स, इवन रजाई भी, जो आज तक मैंने अंदर नहीं रखी। जब तक मैंने बेडशीट हटाई तब तक गद्दा नीचे पूरा भर चुका था। उन्हें ऐसे का ऐसे छोड़ के आया हूँ, क्या कर सकता। अब जाके उन्हें धोऊंगा, और धोऊंगा कैसे, वो पाइप लेके, अगर किसी को चाय पीनी हो तो आगे हेल्प करवा सकते हो, अभी भी लगी हुई है। कोई नहीं बच्चों, होता रहता है ऐसे बड़े बड़े शहरों में। गद्दे का साइज बड़ा है, वरना वॉशिंग मशीन में फिट कर देता, मैं दिख नहीं जाती। ओके, आइए, किसी के पास आइडिया हो कैसे उसे धोया जा सकता है गद्दों को, तो बता दीजिए, क्योंकि मुझे लगता है आज उन्होंने भी चाय पी ली, हाईली एक्टिव पड़े होंगे। कैसे, खुरपी से लेके खरोचते रहो, आइडिया बुरा नहीं है। अब तो वो सूख चुकी होगी ना। वही तो मैंने सोचा है, पाइपलाइन लेके पूरा पानी छिड़क के साफ किए जाएंगे, धूप में छोड़ दूंगा। वैक्यूम क्लीनर से चाय कैसे साफ होगी यार? वैक्यूम क्लीनर से डस्ट साफ होती है, कौन सा मैथ लगा रहे हो यहाँ पे? नहीं बच्चे, चाय निकल तो जाएगी, लेकिन चाय स्टिकी होती है, चिपक जाएगी। बेटा वैक्यूम क्लीनर में पानी नहीं यूज किया जाता, खराब हो जाते हैं वो, ड्राई। फिर वैक्यूम क्लीनर ठीक करने की वीडियो देखनी पड़ेगी मेरे को। यहाँ मेरे गद्दे भीगे हुए हैं, और तुम्हें प्राइवेट वगैरह की पड़ी हुई है। कोई नहीं बच्चों, जाने दो, जब अकेले रहोगे समझोगे, ठीक है। अभी भी रहते हो, सुबह उठते टाइम एक बार तो शर्ट सूंघते होगे कि पहनी जा सकती है या नहीं। ओके, वापस आइए, ठीक है। तो ये ईएमएफ होगी। इसके बाद लेंजेस लॉ। लेंजेस लॉ इज लाइक योर छोटा भाई बहन, इवन बड़ा भी समटाइम्स, जो तुम्हें सिर्फ इरिटेट करने के लिए पैदा हुआ है, ठीक है। तुम चुपचाप पड़े हुए हो, वो चुपचाप पड़ा हुआ है, तुमने टीवी ऑन किया, उसे चैनल देखना है, ठीक है, उससे पहले कुछ नहीं। तुम्हें बाहर जाना है, उसे तुम्हारे साथ बाहर जाना है, ठीक। तुमने कुछ ऑर्डर कर दिया, उसे पूरा चाहिए। तुमने उसे गाली दी, वो तुम्हें गाली दे रहा है। तुमने कहा सुअर के बच्चे, वो तुम्हें बोल रहा है, और तुम्हारे पापा सुन रहे हैं। सो दिस इज इन हरियाणवी कॉल जक। ये एक जक होती है, ठीक है, जिसका मतलब है इसका कोई इलाज नहीं है। कुछ लोगों को ऐसे इरिटेशन हो जाती है, वो रीजनिंग पे काम नहीं करते। लेंजेस लॉ भी कुछ ऐसा ही है।
आप जो भी चेंज करने की कोशिश करेंगे लेंजेस लॉ उसे अपोज करेगा। आप कोई चेंज नहीं कर रहे हैं, इसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक, तो लेंजेस लॉ क्या कहता है, एन ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन सच अ वे दैट इट अपोजेस द कॉज। एक ईएमएफ हमेशा कॉज को अपोज करती है। प्लीज याद रखिएगा, फैराडे लॉ, लेंजेस लॉ कभी भी करंट की बात नहीं करते, हमेशा ईएमएफ की बात करते हैं। अगर क्लोज्ड लूप है तो क्या होगा, करंट आएगा। ओपन लूप में पोटेंशियल डिफरेंस आ सकता है, करंट नहीं आएगा। तो आइए वापस, अब स्टार्ट करने से पहले आई होप आपको पता हो ये नॉर्थ, ये साउथ, ये मैग्नेटिक। तो अगर मैं कभी आपको कह दूं कि आपके पास एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, तो जहां उसका तीर है उसे नॉर्थ मान लो, जहां उसकी पुंजड़ है उसे साउथ मान लो। ठीक है, अब मान लीजिए ये हमारे पास एक लूप है, करंट कैरिंग लूप, इसमें करंट ऐसे जा रहा है, तो राइट हैंड रूल करो, मैग्नेटिक फील्ड की ये डायरेक्शन आएगी। तो ये कौन सा पोल हुआ, नॉर्थ, नीचे वाला कौन सा हुआ, साउथ। अगर तुम ऊपर से देखोगे तो करंट एंटी क्लॉकवाइज लगेगा, नीचे से देखोगे तो क्लॉकवाइज लगेगा। तो प्लीज याद रख लीजिएगा, ये आपके पास एक करंट कैरिंग लूप है, इसमें करंट ऐसे है, या ये आपके पास एक करंट कैरिंग लूप है, इसमें करंट ऐसे है। तो ये क्या है, क्लॉकवाइज, ये काउंटर क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। अब यहाँ कौन सा पोल बनेगा, नॉर्थ या साउथ, साउथ। तो यहाँ पे आप इसे ऐसे बना सकते हो, शायद आपने बुक्स में बना हुआ देखा। अगर क्लॉकवाइज करंट है तो साउथ पोल, साउथ पोल है तो क्लॉकवाइज करंट। सेम गोज इन हेयर, यहाँ पे जो हमारा नॉर्थ पोल है हम उसे थोड़ा ऊंगा और बुंगा बना देते हैं ऐसे। ठीक, तो नॉर्थ पोल है तो एंटी क्लॉकवाइज करंट, एंटी क्लॉकवाइज है तो नॉर्थ पोल, ऐसे सोच लीजिएगा। ठीक है, अब आइए यहाँ पे देखिए, ये आपके पास एक लूप है। हाँ भाई, ये कैसा करंट है, क्लॉक एंटी क्लॉक, मुझे क्लॉक दिख रहा है। ऑब्जर्वर की पोजीशन मैटर करती है। ठीक है, तो जो चीज तुम्हारे लिए क्लॉकवाइज है, अगर तुम उसे अपोजिट डायरेक्शन से देखो, मैं अपने हाथ की रोटेशन नहीं रोटेट कर रहा हूं, तो उसे तुम अपोजिट डायरेक्शन से देखोगे तो उसकी रोटेशन बदल जाएगी। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में कई बार घुमा दिया जाता है कि तुम्हारे पास दो लूप हैं, यहाँ एक ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर ने इसमें देखा क्लॉकवाइज करंट है, इसने इसमें देखा इसमें भी क्लॉकवाइज करंट है। तो ये मत सोचना दोनों करंट सेम डायरेक्शन में। ठीक है, क्योंकि ऑब्जर्वर हमेशा एक ही साइड से देखेगा, ऑब्जर्वर को या तो बिल्कुल यहां रखो या बिल्कुल यहां रखो। तो देखो जैसे मैं ऐसे कर रहा हूं, ठीक है, ऐसे हाथ घुमा रहा हूं, तो यहाँ पे ये मुझे क्लॉकवाइज दिख रहा है। ठीक, ये कैसे दिख रहा है, हो गया ना कंफ्यूज। देखो अगर मैं यहां से घुमाऊं इस डायरेक्शन में तो ये मेरे को क्लॉकवाइज दिखेगा, और यहां से अगर मैं इसी ओरिएंटेशन में रोटेट कर रहा हूं, इसी में सेम रोटेशन में, तो ये एंटी दिखेगा। तो ये मुझे थोड़ा ऐसे उल्टा रोटेट करना पड़ेगा। क्या एक्सरसाइज करवाऊं क्या मॉर्निंग मिस्टर बीन वाले ठीक, तो प्लीज थोड़ा सा देख लेना कि अगर इसे दोनों की डायरेक्शन सेम दिख रही है तो बाहर वाले को अपोजिट दिखेगी, इसे दोनों की डायरेक्शन अपोजिट दिख रही है तो बाहर वाले को सेम दिखेगी। तो ऑब्जर्वर हमेशा एक ही साइड से देखना चाहिए, बीच में से नहीं, आंसर बदल जाता है। अब आओ, यहाँ पे हमारे पास एक लूप हो गया, मैं क्या कर रहा हूं, मैं इसके पास नॉर्थ पोल लेके आ रहा हूं। नॉर्थ पोल आएगा, क्या होगा, इसमें फ्लक्स चेंज होगा। अगर फ्लक्स चेंज हो रहा है टाइम के साथ तो ईएमएफ जनरेट होगी, और अगर ईएमएफ जनरेट हो रही है तो अकॉर्डिंग टू लेंजेस लॉ वो कॉज को अपोज करेगी। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा वो रिपेल करेगी ना, किसी केस में रिपेल, किसी केस में अट्रैक्ट, जो भी कॉज है उसे अपोज करेगी। तो अब नॉर्थ पास आ रहा है, ठीक है, तो फ्लक्स बढ़ेगा। प्लीज याद रखिए, अगर किसी भी सिचुएशन में फ्लक्स बढ़ता है तो रिपल्शन होता है। ठीक, और किसी के केस में अगर फ्लक्स डिक्रीज होता है तो अट्रैक्शन होता है। ये रूल्स चेंज नहीं होंगे, ये रूल्स ऐसे ही रहेंगे। ठीक, तो नॉर्थ पोल पास आ रहा है, ये पास नहीं आने देगा। ठीक है, तो ये रिपेल करेगा। रिपेल कौन करता है, नॉर्थ को नॉर्थ ही रिपेल करेगा। अगर यहां नॉर्थ बन गया तो इसमें करंट कैसा आएगा,
एंटी क्लॉकवाइज। ठीक, ऐसे आपको ये केसेस ढूंढने हैं। हाँ भाई, अगर मैं इसे पीछे लेके जाऊं तो पीछे लेके जाऊं फ्लक्स डिक्रीज होने लग जाएगा। ये पीछे नहीं जाने देगा, ना आगे आने देगा ना पीछे जाने देगा। इसे चुल कहते हैं। जो चुल होती है उसे हरियाणवी में जक कहते हैं। ठीक, तो इसके जो जक है पीछे जाने की, इससे इसमें फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है। ये पीछे नहीं जाने देगा, अब ये अट्रैक्ट करेगा, ये साउथ पोल बनाएगा, तो क्लॉकवाइज करंट आएगा। बात आई समझ? ठीक, अब वापस आइए, देखिए ये मेरे पास एक लूप है और मैंने क्या किया, इस लूप में कट कर दिया। अब यहां मैं नॉर्थ पोल को पास लेके आ रहा हूं, बताइए कौन सा पोल जनरेट होगा? एनीवन? नॉर्थ साउथ कौन सा पोल जनरेट होगा? सो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला म्यू नॉट एन आई अपॉन 2r कॉइल में। आई होप किसी को प्रॉब्लम ना हो। अब ध्यान से देखो, मैग्नेटिक फील्ड होगी तो करंट होगा, और मैग्नेटिक फील्ड होगी जब भी नॉर्थ साउथ पोल होंगे। करंट हो सकता है यहाँ? नहीं, तो इसमें करंट नहीं होगा। करंट की वैल्यू इसमें 0 है। करंट नहीं है तो नॉर्थ साउथ पोल नहीं बनेंगे। लेकिन ईएमएफ आएगी, ईएमएफ आएगी, ईएमएफ 0 नहीं होगी। ठीक, रीजन सरफेस से फ्लक्स चेंज हो रहा है। लेंजेस लो, फैराडेज लो कभी भी करंट की बात नहीं करते, ईएमएफ की बात करते हैं। एज लॉन्ग एज फ्लक्स चेंज हो रहा है ईएमएफ जनरेट होगी। ओपन सर्किट्स में वोल्टेज हो सकती है। ठीक, विदाउट किसी को? चलिए कोई बात नहीं। अब इसके बाद ये तो चलो समझ में आया। कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं कि आपके पास यहाँ एक रिंगा रिंगा रोजेस है, पॉकेट फुल ऑफ पोजेस है। आपने यहाँ पे एक बार मैग्नेट को ड्रॉप कर दिया, क्या होगा? बार मैग्नेट नीचे आएगा, नीचे आएगा, इसमें से फ्लक्स चेंज होगा, करंट फ्लो होगा। तो नीचे तो इस पे क्या लगेगा? mg। ऊपर इस पे लेंजेस फोर्स या मैग्नेटिक फोर्स लगेगी, तो इसका एक्सेलरेशन g से कम हो जाएगा, फ्री फॉल से कम। ठीक, जैसे मान लो मैं तुमसे क्वेश्चन पूछूं, तुम्हारे पास एक आयरन की बॉल है, एक प्लास्टिक की बॉल है, दोनों को ड्रॉप कर दिया, कौन सी पहले पहुंचेगी? तो आंसर है प्लास्टिक वाली। तो एक तो तुम मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग आर्ग्यू कर सकते हो कि मास से इंडिपेंडेंट होता है फ्री फॉल, लेकिन अर्थ के सरफेस पे क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड। तो जब मैं दोनों को ड्रॉप करूंगा तो प्लास्टिक में इंडक्शन नहीं हो सकता, इंडक्शन मेटल्स में होता है। ठीक है, तो प्लास्टिक में नहीं होगा, ये नीचे गिरेगा। मेटल में इंडक्शन होगा, मेटल नीचे मूव करेगा, उसके अंदर ईएमएफ चेंज होगी। मेटल में जो करंट आएंगे दोज आर कॉल्ड एडीज करंट, थोड़ी देर में डिस्कस कर लेंगे। तो जब मेटल नीचे गिरेगा तो उसके अंदर करंट फ्लो होने लग जाएंगे और उसकी वजह से उस पर एक अपोजिंग फोर्स लगेगी। ठीक, तो उसका ड्रॉप स्लो हो जाएगा, इस चीज को देख लेना। अब वापस आइए। हाँ भाई, आपके पास दो मेटल्स हैं। ठीक, ये मेटल सुपर कंडक्टर है, और लेट जस्ट से दीज आर नॉट रिंग्स बट डिस्क्स। ओके, मैं एक मैग्नेट लेके आया, मैं एक मैग्नेट लेके आया, चलो तुम भी क्या याद रखोगे, एक प्लास्टिक की डिस्क और ले लेते हैं। तो आप एक डिस्क को मल्टीपल रिंग्स ट्रीट कर सकते हो, इनफाइनाइट रिंग्स विद डिफरेंट साइजेस। अब मैं तीनों के पास क्या लेके आ रहा हूं? बार मैग्नेट लेके आ रहा हूं। ये जेई का क्वेश्चन है, नीट में आ सकता है। बताइए किस केस में एमएफ 0 होगी? प्लास्टिक में? प्लास्टिक में चार्जेस नहीं होते, चार्जेस मूव नहीं कर सकते, तो ईएमएफ नहीं आएगी। और इसमें एमएफ 0 होगी, मेटल है, तो इसमें एमएफ 0 नहीं होगी, इसमें करंट वगैरह फ्लो होगा। व्हाट अबाउट दिस वन? तो कल जल्दी जल्दी में किया था, मैं मानता हूं। सुपर कंडक्टर क्या होते हैं? परफेक्ट डायमैग्नेटिक मटेरियल, एक्सोटिक डायमैग्नेटिक मटेरियल। ठीक, सुपर कंडक्टर में से कभी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास नहीं कर सकती, क्योंकि डाया का काम ही यही है मैग्नेटिक फील्ड लाइन को रिपेल करना। तो डाया की ससेप्टिबिलिटी एग्जैक्टली -1 है, जिसका मतलब है इसका म्यू आर 0 होगा।
तो डायमैग्नेटिक मटेरियल से एक भी परफेक्ट डायमैग्नेटिक मटेरियल से एक भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास नहीं हो सकती। तो फ्लक्स कितना होगा? जीरो। ईएमएफ कितनी होगी? जीरो। ये आपको जेईई मेंस में पीवाईक्यू में मिल जाएगा। तो प्लीज देख लीजिएगा, अगर सुपर कंडक्टर लिखा है तो वहां पे मेसनर इफेक्ट लगेगा। मेसनर इफेक्ट के अकॉर्डिंग मैग्नेटिक फील्ड लाइन सुपर कंडक्टर से पास नहीं कर सकती। बिना मैग्नेटिक फील्ड लाइन के फ्लक्स चेंज नहीं होगा। आर्ग्यू कीजिए प्लीज। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद हैं मेथड्स ऑफ ईएमआई। तो बच्चों ईएमएफ इंड्यूस करने का एक ही मेथड होता है विच इज फ्लक्स चेंज, लेकिन मैं फिर भी इसे दो मेथड में ब्रेक कर देता हूं क्योंकि बच्चे आगे आर्ग्यू करते हैं। अब आप एक चीज देखिए, आपके पास ये एक मैग्नेटिक फील्ड है, मैंने एक वायर लिया और मैं वायर को आगे लेके जा रहा हूं, तो बताओ ईएमएफ आएगी? तुम कहोगे मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया, एरिया लाइन का हो नहीं सकता। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं हो रही, फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा, बिना उसके भी हमारा क्या आ रहा है? ईएमएफ आ रहा है। तो रीजन है, दो मेथड हम इस चैप्टर में पढ़ते हैं, एक फ्लक्स को चेंज कर दो और एक मोशन ले आओ, मोशनल ईएमएफ। ठीक, फ्लक्स को चेंज करने वाला मेथड आपने देख चुके, डी फाई बाई डी टी। मोशनल ईएमएफ कौन सा है? यहाँ फॉर्मूला क्या होगा? डी बी एल, ये फॉर्मूला होगा। थोड़ा सा देख लेना प्लीज। अगर एक जगह दोनों फॉर्मूले लग रहे हैं तो ये वाला वैलिड रहेगा, इस वाले में गलती आ सकती है एक दो क्वेश्चन में, मैं करके देख चुका हूं। ठीक, ये जो है ये इससे ही डिराइव होता है, तो एक ही तरीका है, बस हम उसे दो पार्ट्स में ब्रेक कर देते हैं। सो जस्ट बाय द हेल्प ऑफ बीवीएल हम ईएमएफ इंड्यूस कर सकते हैं। कैन स्टार्ट? आइए अब देखें, अगर आपके पास मोशन है तो वहां पे मोशनल ईएमएफ होगा, शॉर्ट में आप ई इमोशनल कह सकते हो इसे, ईएमएफ इन मोशनल मोशन। हाँ हाँ, इमोशनल हो रहा है। तो देखिए फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है ईएमएफ का? V क्रॉस B डॉट L। अगर आ गया तो इस पे आएगा, इसे वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट बोलते हैं। ठीक है, एक चीज प्लीज देख लेना, मैं इसे ये भी लिख सकता हूँ B क्रॉस L डॉट V या फिर L क्रॉस V डॉट B। ऑर्डर आगे पीछे हो सकता है लेकिन ऑर्डर एक साइक्लिक ऑर्डर में रिपीट करना चाहिए। तो ईएमएफ क्या है? स्केलर क्वांटिटी है, आई होप आपको दिख रहा हो, लास्ट में डॉट प्रोडक्ट करते हैं इस चीज से। लेकिन हम इतना खतरनाक फॉर्मूला लगाते नहीं, हम ईएमएफ का सीधा फॉर्मूला लगाते हैं बीवीएल। बीवीएल हमेशा वैलिड नहीं है, इसकी कंडीशंस। पहली कंडीशन, B should be perpendicular to V should be perpendicular to L, एंड दूसरी कंडीशन, दिस हैज टू बी इफेक्टिव लेंथ। कोई भी लेंथ नहीं, इफेक्टिव लेंथ होनी चाहिए। एनीवन, इफेक्टिव लेंथ कौन सी होती है? इफेक्टिव लेंथ कौन सी थी? डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, इनिशियल से फाइनल पॉइंट के बीच की लेंथ और उसका कंपोनेंट जो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर। तो ये बीवीएल फॉर्मूला होता है, इस पे थोड़ा सा काम कर देना। आर्ग्यूमेंट्स? ओके, नेक्स्ट वन इज कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन L। कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन नाम तो सुना ही होगा, क्या होता है? इस चैप्टर में काइंड ऑफ हम सोलेनॉइड को इंडक्टर कह देते हैं, ये अलग बात है, इंडक्टर कोई भी हो सकता है। तो आप देखें एग्जाम्पल सोलेनॉइड का या कॉइल का ले लो, सेम चीज है सोलेनॉइड और कॉइल। कॉइल इज लाइक रिंग विद मल्टीपल टर्न्स। तो आपके पास ये एक सोलेनॉइड है, ठीक, सोलेनॉइड में स्टार्टिंग में कोई करंट नहीं था, अब मैंने करंट फ्लो करवा दिया, मैं करंट इंक्रीज कर रहा हूं इससे। करंट इंक्रीज करूंगा तो क्या होगा? इसमें मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगी। मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो गई तो क्या होगा?
फ्लक्स इंक्रीज होगा। लेंजेस लॉ क्या कहता है? ये फ्लक्स इंक्रीज नहीं होने देगा, डिक्रीज करवाना चाहेगा। तो ये एक ईएमएफ, ये एक खुद का करंट ऐसे फ्लो करवाने लग जाएगा जो इसे अपोज करे। ठीक, इट्स लाइक ये जो पानी विभाग वाले होते हैं, कोई पानी वेस्ट करे तो उस पर फाइन लगा देते हैं। तो एक हेड था, उसने क्या देखा, उसी के ऑफिस में साइड में नल का खुला पड़ा है, उसने अपने ऑफिस पे फाइन लगा दिया। एक ट्रैफिक पुलिस वाला बिना हेलमेट के मूव कर रहा था, उसने खुद को रियर व्यू मिरर में देख लिया, उसने खुद पे फाइन लगा दिया। सो दीज आर सेल्फ इंडक्शंस। अभी तक हमने क्या देखा, ये एक कॉइल है, कोई और चीज आके इसमें इंडक्शन करवा रही है, इसमें इंडक्शन इसकी खुद की वजह से हो रहा है। ठीक है, सो दिस इज व्हाई वी यूज द टर्म सेल्फ। खुद का करंट खुद को ही अपोज कर रहा है। तो हम क्या देखेंगे, सबसे पहली चीज, फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। जितना ज्यादा इसमें करंट फ्लो होगा उतना ज्यादा इसमें फ्लक्स आएगा। प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे, दैट प्रोपोर्शनलिटी इज कॉल्ड एल, कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। हाँ भाई, करंट डबल कर दिया, एल पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा? एल इज अ कांस्टेंट। अगर आपने ये टॉपिक पढ़ा है तो एल की वैल्यू आपने निकाली होगी म्यू नॉट एन स्क्वायर ए एल, या फिर म्यू नॉट एन स्क्वायर ए बाय एल। ये दोनों इसके फॉर्मूले होते हैं कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन के। स्मॉल एन क्या होता है? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो तुम देख लेना कौन सा फॉर्मूला बेस्ट रहेगा। बताइए, एल किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है? मैं कह रहा हूं तुम्हें एल ज्यादा से ज्यादा करना है, एल की वैल्यू बहुत बढ़ानी है। बताइए कैसे बढ़ा सकते हैं? सबसे पहले म्यू नॉट, मीडियम चेंज करके बताओ कौन सा मीडियम डालूं। सबसे ज्यादा म्यू किसका होता है? फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स का। तो मैं यहाँ पे कोई फेरोमैग्नेटिक मटेरियल यूज कर सकता हूँ जिसका म्यू आर 1000 तक जा सकता है। दूसरा, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इंक्रीज करके। तीसरा, वॉल्यूम है ये। ठीक, एरिया लेंथ दोनों एक साथ मत लो, वॉल्यूम ले लो। तो वॉल्यूम इंक्रीज करके, एरिया लेंथ की कोई ऐसी वैल्यू चूज कर लो जिससे वॉल्यूम इंक्रीज हो जाए। बोर हो रही है? पिछले साल पढ़ा है कुछ ऐसा? पक्का? ऑनलाइन थी क्या? कहाँ पे? सॉरी, कैथल वाले में? ओ, बताया था तूने बच्ची, बताया था। कैथल वाला ने अच्छा रिजल्ट दिया इस बार, मैंने सुना है कुछ ऐसा। सही है। बोर हो रहे हो क्या? 2-4 मिनट बात कर सकते हैं, इट्स ओके। बीच बीच में बोर हो जाओ। हाँ भी कर रहा है बच्चा, शाबाश। हाँ दोस्तों, 17 दिन रह गए। वट एवर, देखो सबसे पहली चीज, मैक्सिमम बच्चे पैनिक में जा रहे हैं। कहीं ना कहीं तुम भी पैनिक में हो, लेकिन तुम उसे हंसी मजाक में टाल रहे हो, तुम एक्सेप्ट नहीं कर रहे। किसी ने 7 स्टेजेस ऑफ ग्रीफ सुनी है? गम की 7 स्टेज, कई बार 5 स्टेज भी हो जाते हैं, कई बार 3 भी बोल देते हैं कोई। एंगर, डिनाइल, एक्सेप्टेंस, डिप्रेशन, और लास्ट वाला क्या था? लास्ट वाला ही एक्सेप्टेंस था क्या? इट्स ओके, कोई बात नहीं बच्चों। देखो, मैक्सिमम बच्चों ने मान लिया उनका सिलेक्शन नहीं होगा और उन्होंने पढ़ना बंद कर दिया। ये चीज मैं सबसे गलत मानता हूँ। तुम्हारी भी गलती नहीं है। जब कॉपी खोलते हो तो तुम्हें लगता है आता है, बंद करते ही तुम्हें कुछ नहीं आता है। ठीक है, बायो पढ़ते हो तो लगता है बायो आती है, केमिस्ट्री देख लेते हैं, केमिस्ट्री देखते हो तो लगता है फिजिक्स रह गई। होता कुछ नहीं, पूरे दिन बस प्लानिंग में निकल जाता है। या और कोई भी चीज है, और कोई भी चीज है जिससे परेशान हो? टाइम तो देखो है तुम्हारे पास, लेकिन टाइम यूं ही निकल जाता है। पूरे दिन क्या से क्या हो गया देखते देखते।
देखो, अपने सारे चैप्टर्स के नाम लिखो, जितने भी चैप्टर्स हैं। पहले तो 98 होते थे या 99 होते थे क्या? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों के मिला के टोटल 99 चैप्टर्स थे। फिर उसके बाद कुछ केमिस्ट्री और बायो वालों ने डिलीट कर दिए, फिजिक्स वालों ने एक बढ़ा दिया, एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स। ठीक है, बच्चा जिसको नहीं चाहता था वहां सिलेबस हटा नहीं। एक और केमिस्ट्री में वो चैप्टर हट गए जो इजी थे। फिजिक्स में कुछ नहीं हटाया कि ले बेटा तेरा कुछ नहीं हो सकता, सब कुछ पढ़। ठीक है, तो वो चीज भी चलो देखी जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। एक दिन 3 चैप्टर रिवीजन के लिए प्लान बना लो। तुम्हारे पास आई थिंक 80 के अराउंड चैप्टर बचे होंगे अब टोटल। कितने हैं? लेट जस्ट से 90 हैं, मान लेते हैं। 90 में से सारे नहीं आते, ऐसी प्रोबेबिलिटी बहुत कम होगी। तो 90 में से कुछ चैप्टर कर दो, कितने बचे? 85। ठीक है, लेट जस्ट से 85 चैप्टर आपको नहीं आते। डेली 3 चैप्टर रिवाइज करो, 15 3 जा 45। 45 पे तो थोड़ा कॉन्फिडेंस ले आओ, बहुत कुछ हो सकता है बच्चों अभी भी। ठीक है, मैं जब 12th के एंड में था, मेरा IIT जेई में सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ? क्योंकि मैंने मान लिया था मेरा नहीं होगा। मेरे को ये पता था AI इजी है, जो अब जेई मेंस बन गया। मेरे को उसकी टेंशन ही नहीं थी, IIT एडवांस की टेंशन थी कि नहीं होगा। मैंने गलती से जनवरी में ही मान लिया, और मेरा सिर्फ इसी वजह से नहीं हुआ कि मैं ढीला पड़ गया। जेई मेंस में हो गया था, जेई मेंस ही हमारा AI था 12th में। तो कहीं ना कहीं अगर तुमने मान लिया तुम्हारा नहीं होगा, तो तुम्हारा कोई करवा भी नहीं सकता। लड़ाई जब तक खत्म नहीं होती, जब तक तुम हार नहीं मानते। ठीक है, अब बताओ और किसी को कुछ कहना हो, वरना दोबारा बोरिंग से लेक्चर स्टार्ट करते हैं। क्या हुआ बच्चों, बोलो। यह सब कुछ छोड़ के रील बनाए, बोलो रील बनानी है, सबको बाहर ले चलता हूँ, दिमाग में आइडिया भी है। नहीं, तुम लोगों को इतने टाइम से पढ़ा ही रहा हूँ, क्या उखाड़ लिया? ठीक है, क्लास में तुम ध्यान देते हो, उसके बाद किसी को कोई मतलब नहीं क्या पढ़ाया। नींद आ रही है, कोई बात नहीं बच्चे, कुछ बोलोगे तो कुछ पता चलेगा और कुछ कुछ होगा। क्या? सो जा बेटा, कोई बात नहीं। लल्ला लल्ला लोरी। ओ सो गया, अरे सोने दे उसे। सोने दे, सोने दे, इट्स ओके। सोना कितना सोना है, बेच दो कुछ तो मिलेगा। हाँ भाई, कंट्रोल। द नेक्स्ट टॉपिक इज कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। इस बार हम म्यूचुअल फंड्स की बात नहीं कर रहे हैं। अगर कभी म्यूचुअल फंड के एग्जांपल देखे हो, ऐड देखे हो टीवी में, म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्टेड टू मार्केट रिस्क, प्लीज रीड द डॉक्यूमेंट। एक लाइन तो समझ में आती है उसके बाद। ठीक है, म्यूचुअल इज कंबाइंड, एक साथ। तो म्यूचुअल फंड क्या है? आपको नहीं पता कौन से स्टॉक अच्छे हैं, तो काफी सारे लोग मिलकर रुपए दे देते हैं कंपनीज को, हेज फंड को, कि लो बेटा रुपए, और वो सारे रुपए 20-30 जगह लगा देते हैं। सोचो, अगर आप रुपए लगाओ 1000 रुपए, तो आप किसी एक ही स्टॉक में लगा सकते हो। वही 1000 रुपए आप किसी कंपनी को दे दो, वो कंपनी इतने सारे फंड्स में लगा देगी। कुछ नीचे जाएंगे लेकिन मैक्सिमम ऊपर जाएंगे। तो वो म्यूचुअल था। म्यूचुअल इज एक साथ। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ मेरे पास एक कॉइल है, मान लो ये कॉइल। इस कॉइल के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी? म्यू नॉट आई एन बाय 2r। इसके सेंटर पे मैंने एक स्क्वायर रख दिया, तो स्क्वायर से फ्लक्स कितना पास होगा? मैग्नेटिक फील्ड जो सेंटर पे है, छोटा सा स्क्वायर है, इनटू एरिया और नंबर ऑफ टर्न्स स्क्वायर के। कोई प्रॉब्लम? ये फ्लक्स होगा। ये फ्लक्स किसके प्रोपोर्शनल है? करंट के। जितना ज्यादा मैं करंट पास करवाऊंगा, उतना ज्यादा इससे फ्लक्स पास होगा। सो प्रोपोर्शनलिटी हटाओ, यहां इसकी जगह क्या आएगा?
एम। तो ऐसे फाई इज इक्वल टू एम आई लगाते हैं, बाकी नीचे नोट्स में तुम्हें उसमें मिल जाएगा, देख लेना, काफी सारी डिटेल्स में सोलोनॉइड्स के एग्जांपल करवा रखे हैं। अब इसके बाद है कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग, लिंकिंग या लिंकेज। ये आपके पास एक कॉइल है, आपने इसके सेंटर पे एक और कॉइल रख दी। ये आपके पास कॉइल है, आपने इसकी एक्सिस पे एक कॉइल रख दी। ये आपके पास एक और कॉइल है, होना जी प्यास लगी हुई है, थैंक यू। देखो सुनो, दरवाजे भी करा रहे थे लेकिन तुम्हें सिर्फ अपनी पड़ी थी। ठीक है, मैं एक गाना सुन रहा था, मैंने तेरे लिए ही 7 रंग के सपने चुने, किसी ने सुना? उसमें क्या मस्त लाइन थी, मुझको जगाया ख्वाबों ने। थैंक यू बच्चे। देखी जाएगी, जो हम पानी पीते हैं ये मिनिमम 4% से पास होके आता है। वाटर साइकिल पढ़ा है ना, इतने सारे ह्यूमंस थे, सबने पानी पिया, सुसु किया, वो गया, ठीक है, इवेपोरेशन, बादल, क्लाउड, पानी बना, वापस आया। अगर आप शहरों में रह रहे हो तो पानी आई थिंक नियरली मिलियंस ऑफ लोगों से पास होके आ रहा है। सिंगापुर में 2000 के आसपास पानी की बहुत कमी हो गई थी, या पता नहीं और कौन सा देश था, मैं कंफ्यूज था। तो उन्होंने क्या सोचा, ये जो फ्लश वगैरह से पानी जा रहा है, ठीक है, गटर वगैरह का, इसे वापस साफ करके सप्लाई में सेंड कर देते हैं। तो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बनाया उन्होंने, और मैक्सिमम जो ये पानी था फ्लश वगैरह का, ये पीने लायक ही होता है, जो हम वेस्ट कर देते हैं। ठीक है, तो उन्होंने इसे ट्रीट किया और वापस सप्लाई में भेज दिया, और इससे मैक्सिमम कवरेज हो गई। तो जस्ट इन केस तुम्हें डाउट है, तो हर शहर में अब वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगे हुए हैं जो सीवेज के पानी को ठीक करके वापस भेजते हैं। तो टेक्निकली जो हम पानी पी रहे हैं, नो कमेंट्स इसके बारे में। नेक्स्ट टाइम ये पानी पियो, याद रखना कि आप हेल्प कर रहे हो किसी N+1 पर्सन की। ऐसे और फैक्ट्स के लिए कमेंट में गालियां दें। ये एक ऐसा फैक्ट है जो आपने सुन लिया ना तो आपके दिमाग से जाएगा नहीं। ये गलती से फ्रोजन 2 मूवी में था, मैंने वहां सुना था, मैंने सर्च भी किया कि हाँ यार सेंस तो बना रहा है। तो आप अगर पानी पीते टाइम हर बार ये बात सोचते हो तो आप क्या कर सकते हो, बाकियों को भी बताओ, हमेशा क्यों अकेले रहो। ओके, हाँ भाई बताइए, अगर मैं आपसे पूछूं किस केस में छोटी रिंग से मैक्सिमम फ्लक्स है, बताइए। बिड़ू फोन चला रहा है क्या, क्या कर रहा है? फोन ही चला लेता, इससे बेटर। आइए, इस केस में फ्लक्स कितना होगा, मैक्सिमम। इस केस में फ्लक्स क्या होगा, मिनिमम, जीरो। इस केस में कोई इन बिटवीन। तो अगर आप चाहते हो आपको इंडक्शन मैक्सिमम मिले तो आपको फ्लक्स मैक्सिमम करना पड़ेगा। इसके लिए हमारे पास एक फैक्टर होता है कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग या लिंकिंग के, और इसकी वैल्यू होती है m/√L1L2। के की वैल्यू कहां से कहां हो सकती है, 0 से 1 तक, 0 से 100% तक। ठीक, इंडक्टर जो एनर्जी स्टोर करता है वो ½ Li² होती है। इंडक्टर के अंदर जो एनर्जी डेंसिटी होती है वो B²/2μ0 होती है। ये क्वेश्चन देख लें। अब आइए एक बार वापस एक इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं, चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग। टाइम बचा तो एडीज करंट और इलेक्ट्रिक फील्ड भी देख लेंगे। चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग, चार्ज करना और डिस्चार्ज करना। ठीक, आओ
हेल्प करवाओ। मेरे पास e रेज टू पावर इन्फिनिटी है और मेरे पास e रेज टू पावर माइनस इन्फिनिटी है, वैल्यूज क्या होंगे बोलोगे जब पता चलेगा मुझे। e आइलर कांस्टेंट 2.718, किसी नंबर की जितनी बड़ी पावर होगी उतना बड़ा नंबर होगा। ये क्या है 1 अपॉन ई की पावर इन्फिनिटी, कितना हो जाएगा 0। आई होप कोई प्रॉब्लम ना हो। नेक्स्ट e की पावर 0 1, e की पावर सॉरी ये कितना होगा, आई थिंक इसे मैं बेसिक मैथ तो नहीं कह सकता लेकिन ये बेसिक मैथ है। इन पॉइंट्स में किसी को प्रॉब्लम, एनीवन? क्या हो बेड़ू? ठीक, तो देखो अब मैं थोड़ा आइडिया दे रहा हूं किस केस में क्या करना है। अगर मैं तुम्हें कह दूं Q इज इक्वल टू क्यू नॉट ई रेज टू पावर माइनस टी बाई टाउ होता है, ठीक है, और Q इज इक्वल टू क्यू नॉट 1 माइनस ई रेज टू पावर माइनस टी बाई टाउ होता है, तो अगर आपने चार्जिंग डिस्चार्जिंग ऑफ इंडक्टर कैपेसिटर के फॉर्मूले देखे हैं तो उनके साथ आपको ये मिला होगा। ये मेरे भी याद नहीं रहते लेकिन मैं इनके डेरिवेशन जानता हूँ, ये स्टेप्स मुझे पता है, तो मैं बहुत जल्दी निकाल लेता हूँ और वही चीज मैं तुम्हें बता रहा हूँ। ठीक है, मान लो तुम्हारे पास ये दो फॉर्मूले मैंने दे दिए। मैंने कह दिया स्टार्टिंग में इनिशियली टाइम की वैल्यू 0 पे चार्ज 0 है। बताइए कौन सी इक्वेशन लेंगे, फर्स्ट सेकंड? टाइम को 0 पुट करो, किससे चार्ज 0 आ रहा है? क्या हो गया, कुछ रिप्लाई करोगे पता चलेगा। टाइम को 0 पुट करूं तो इससे चार्ज 0 आ रहा है, तो किसी कंडीशन में अगर स्टार्टिंग में कोई वैल्यू 0 है तो आप उसके साथ ये लगाएंगे। अगर किसी सिचुएशन में डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर में कोई चीज मैक्सिमम है तो आप ये इक्वेशन लगाएंगे। अब आइए, मान लो मैंने तुम्हें ये क्वेश्चन दे दिया, ये तुम्हारे पास एक इंडक्टर है, ये रजिस्टर है, ये बैटरी से कनेक्ट किया और ये सिचुएशन हो गई, तो मैंने जैसे ही स्विच बंद किया इंडक्टर विल अपोज करंट। इंडक्टर का काम है करंट को एकदम नहीं बढ़ने देगा, आराम आराम से बढ़ेगा या आराम आराम से डिक्रीज होगा। तो स्टार्टिंग में करंट क्या होगा, 0 या मैक्सिमम? करंट एकदम आएगा, इंडक्टर का काम है अपोज करना। तो बताइए आई इज इक्वल टू क्या लिखो, आई नॉट। स्टार्टिंग में करंट 0 होगा या मैक्सिमम होगा? 0 होगा, तो आप करंट के साथ ये वाली चीज लिख दीजिए बस। ऐसे आपको आइडियाज लेने हैं, इनसे बात बन जाएगी। तो बच्चों ठीक, सबसे पहले मैं कैपेसिटर को डिस्कस करना चाहूंगा। आपके पास एक कैपेसिटर है, एक रजिस्टर है, आपने इसे बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया और जैसे ही स्विच बंद किया आपने स्टॉप वॉच ऑन कर दिया, ठीक, ओके। अब बताओ, हेल्प करो आप। जैसे ही मैं स्विच बंद करूंगा कैपेसिटर पे स्टार्टिंग में कितना चार्ज था? तो जब हमने कैपेसिटर को लिया था अनचार्ज लिया था, हम कैपेसिटर को चार्ज कर रहे हैं, तो टाइम की वैल्यू 0 पे चार्ज की वैल्यू 0, ठीक। बताओ क्या इक्वेशन रहेगी, Q इज इक्वल टू क्यू नॉट ई रेज टू पावर माइनस ए बाय टाउ। टाइम को 0 रखो, चार्ज 0 आ रहा है। टाउ इज कॉल्ड टाइम कांस्टेंट, तो टाउ की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, RC, रेजिस्टेंस इनटू कैपेसिटेंस। इसका डिफरेंशिएशन करो, चार्ज का डिफरेंशिएशन करंट देगा, तो करंट इज इक्वल टू मैक्सिमम करंट। हाँ भाई, कैपेसिटर ब्लॉक्स डीसी सुना है, स्टेडी स्टेट में कैपेसिटर से कोई करंट फ्लो नहीं होता। कैपेसिटर के पास स्टार्टिंग में चार्ज है नहीं, वो धीरे धीरे चार्ज लेगा, जैसे उसे चार्ज मिल गया अपना उल्लू सीधा हो गया, वो क्या करेगा, चार्ज को ब्लॉक कर देगा। तो कैपेसिटर में फाइनली करंट 0 होता है। कैपेसिटर किसी भी सिचुएशन में सिर्फ स्टार्टिंग में करंट अलाउ करता है डीसी में। तो I इज इक्वल टू स्टार्टिंग में करंट मैक्सिमम है, क्या वैल्यू लिखूं, e रेज़ टू पावर माइनस टी बाय टाउ। स्टार्टिंग में करंट मैक्सिमम होगा, स्टार्टिंग में करंट होगा, बाद में करंट 0 हो जाएगा, ऐसे याद रखो।
दूसरा और एक तरीका देख लो, अगर आपके पास ये सर्किट है, टाइम की वैल्यू 0 या किसी क्वेश्चन में बोले इनिशियली, तो इनिशियली आपको क्या करना है, जहां कैपेसिटर है उसकी जगह वायर लगा दो। यहां हमारा कैपेसिटर था, तो स्टार्टिंग में कैपेसिटर कैसे बिहेव करता है, शॉर्ट सर्किट वायर की तरह। तो बताइए करंट कितना होगा स्टार्टिंग में, V by R, एंड दिस इज आवर मैक्सिमम करंट। फाइनली टाइम की वैल्यू इंफिनिटी पे कैपेसिटर कैसे बिहेव करेगा, ओपन सर्किट। तो ये कैपेसिटर का बिहेवियर होगा, यहाँ करंट कितना होगा, 0। तो आपको ये चीज याद रहनी चाहिए। आई होप नींद खुल गई हो कुछ बच्चों को। ठीक है, ओके वापस आइए। मैंने स्टेटस लगाया ऑमलेट का, दुनिया अब अपने रिव्यू दे रही है, ऐसे बनाया कर वैसे बनाया कर, ठीक ऐसे वैसे मत बनाया कर, छोटा बनाया कर टूटेगा नहीं, अंबुजा सीमेंट से बना लूं। ठीक है। इस ऑमलेट में जान है। अंबुजा सीमेंट आती है, बंद हो गई अब। पहले पता है इसका नाम होता था विराट अंबुजा सीमेंट, बाद में विराट हट गया, रिटायरमेंट। पीडीएफ से पढ़ाऊं एक बार कहो तो, पीडीएफ खोल के बोर्ड पे एक एक टॉपिक समझाऊं। नेक्स्ट क्लास में एक बार वो अप्रोच ट्राई कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मैं एसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पीडीएफ से पढ़ा के देखता हूँ, क्या इम्प्लीकेशंस जाते हैं, क्या रिव्यूज जाते हैं, चेक कर लेते हैं, कोई बात नहीं, सारी चीजें हम कर ही सकते हैं। फिर एक क्लास में मैं एनसीईआरटी खोल के पढ़ा दूंगा, फिर उससे देख लेते हैं क्या इम्पैक्ट जाते हैं। फिर एक क्लास में मैं बच्चों को नचा नचा के पढ़वा दूंगा, एक क्लास में बच्चों से पढ़वा दूंगा, एक क्लास में रीडिंग कंपटीशन कर लेंगे, ऐसे धीरे धीरे देखी जाएगी। हाँ बच्चों, ये हमारे पास एक इंडक्टर है, सॉरी, और इसके साथ हमने क्या किया, एक रजिस्टर लगा दिया। अब स्विच बंद किया, बताइए स्टार्टिंग में इंडक्टर कैसे बिहेव करेगा, बोलो। इंडक्टर स्टार्टिंग में करंट को ब्लॉक करेगा, तो टाइम की वैल्यू 0 पे सर्किट कैसा होगा हमारा, ओपन गंगनम स्टाइल, ऐसा। स्टार्टिंग में करंट 0 होगा और टाइम की वैल्यू इंफिनिटी, स्टेडी स्टेट में कैसा होगा, ऐसा। तो बाल को थोड़ा सा याद रखना, रेजिस्टेंस सॉरी इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस की प्रॉपर्टीज अपोजिट होती है इनिशियली फाइनली। इनिशियली कैपेसिटर शॉर्ट सर्किट की तरह काम करता है, इंडक्टर ओपन की तरह, फाइनली ये उल्टे हो जाते हैं। करें, हाँ तो बच्चों आइए देखिए,
ठीक, यहां आपके पास एक स्विच लगा हुआ है, तो बताइए टाइम की वैल्यू 0 पे बैटरी से कितना करंट होगा, और टाइम की वैल्यू इंफिनिटी पे बैटरी से कितना करंट होगा। प्लीज ट्राई। मेरे को पता है यू आर लाइक मरी हुई आत्मा अंदर से। ओ भाई लोग, एक क्वेश्चन तो दिया है न्यूमेरिकल, ट्राई कर लो। अंबुजा सीमेंट से बना लो। किसी ने वो ऐड देखी है, भाई ये दीवार टूटती क्यों नहीं है। क्या आंसर आया। हाँ तो बच्चों आओ, टाइम की वैल्यू 0, सर्किट बनाओ। इंडक्टर कैसे बिहेव करेगा, ओपन सर्किट। कैपेसिटर कैसे बिहेव करेगा, तो जहां भी कैपेसिटर है वहां वायर लगा दो। यहाँ कैपेसिटर है दिखा, इस कैपेसिटर की जगह हमें वायर लगाना पड़ेगा। अब आओ देखो ध्यान से, करंट हमेशा छोटा पाथ लेता है, तो यहां से लेकर यहां तक ये पूरा पार्ट शॉर्ट सर्किट हो गया। गलती से कैपेसिटर सीरीज में लग गया और वो दोनों को लेके मारुति गिरोगी हो, तो करंट कहाँ होगा, सिर्फ यहां से होगा। आपके पास सिर्फ ये सर्किट रह जाएगा, बाकी सारा शॉर्ट सर्किट हो गया। तो इनिशियल करंट कितना होगा, E बाय आर। फाइनली फाइनली कैपेसिटर का बिहेवियर कैसा होता है, ओपन सर्किट। जहां भी कैपेसिटर है उसे हटा डाला, कुछ नहीं किया। इंडक्टर है उसका क्या करें, इंडक्टर को वायर से रिप्लेस कर दिया, सर्किट ये बन जाएगा। तो करंट ऐसे घूम के जाएगा। अब करंट कितना होगा, E बाय 2R। नीट से पिछले वीक छुट्टी ले रहे हो तुम, या आओगे, मतलब नीट वाले हफ्ते में। एक मिनट, नीट वाला हफ्ता अगले हफ्ते ही है या उससे अगले हफ्ते। ओ ले 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 बच्चे, हो सकता है इस वीक या उससे नेक्स्ट वीक तुम्हें स्कूल में बुला के वहां पेपर दिलवा, है क्या ऐसा, बोल दिया गया। इतने तो संडे नहीं हमारे पास इतने टेस्ट लेने। स्कूल में, अभी तो यही हो रहा है। स्कूल में कब है, लास्ट के 4 टेस्ट। कब, कौन से, 29। स्कूल में टेस्ट हो मुझे भी बुला लेना, बहुत सारी यादें जुड़ी हुई है मेरी स्कूलों से। स्कूल में मैं कहते थे बुलीज होते हैं, मेरे को तो कोई नहीं मिला। मेरे को तो बच्चे अपने आप आके रुपए दे देते थे, खाना दे देते थे। तो ठीक है,